शहर के सबसे पॉश इलाके के ग्रैंड हयात होटल का बैंकेट हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर की चमक, महंगे इत्र की खुशबू और वातानुकूलित हॉल की ठंडक बता रही थी कि आज वहाँ शहर के किसी रईसजादे की पार्टी है। ये पार्टी थी रोहित और पूनम की शादी की पहली सालगिरह की। रोहित शहर के मशहूर उद्योगपति का बेटा था और पूनम एक मल्टीनेशनल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे, रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन इस चकाचौंध से दूर हॉल के प्रवेश द्वार के पास एक खंभे की आड़ में 60 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। उसका नाम राम प्रकाश था। उसके कपड़े साफ तो थे, लेकिन बहुत पुराने। सफ़ेद शर्ट का कॉलर घिस चुका था और पतलून पर बार बार इस्त्री करने के निशान थे। सबसे ज़्यादा अजीब थे उसके हाथ, खुरदरे काले पड़े हुए नाखून और हथेलियों पर कटे फटे निशान, जो साबुन से धोने पर भी साफ नहीं दिखते थे। वो बार बार अपने हाथों को जेब में छिपाने की कोशिश कर रहा था। राम प्रकाश कोई और नहीं, पूनम का पिता था। वही पूनम जो आज हीरे के हार और लाखों की साड़ी में स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। राम प्रकाश की आंखों में आज नमी थी, लेकिन ये नमी खुशी की थी या संकोच की, ये कहना मुश्किल था। उसे अतीत का वो दौर याद आ रहा था जब वो एक छोटी सी गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। दिन भर गाड़ियों के नीचे लेटे रहने से उसके कपड़े ग्रीस और मोबिल ऑयल से सने रहते थे। पूनम बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। एक दिन स्कूल से आकर उसने कहा था, पापा मुझे बड़े होकर बहुत बड़ी अफसर बनना है ताकि आप ये गंदा काम छोड़ सकें। राम प्रकाश ने अपनी मैली हथेलियों से बेटी के गाल को छूने की कोशिश की थी और फिर रुक गया था कि कहीं कालिख ना लग जाए। उसने मुस्कुराकर कहा था, तू बस पढ़ाई कर बिटिया, तेरे सपनों के लिए मैं अपनी चमड़ी भी बेच दूंगा। और राम प्रकाश ने वही किया। पूनम को इंजीनियरिंग करानी थी, फीस लाखों में थी। राम प्रकाश ने अपनी पुश्तैनी छोटी सी ज़मीन बेच दी। फिर जब एमबीए की बारी आई तो उसने अपना गैरेज भी गिरवी रख दिया और खुद उसी गैरेज में एक मामूली नौकर बनकर काम करने लगा। मालिक से नौकर बनने का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन बेटी की मार्कशीट पर ए ग्रेड देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। उसने अपनी दवाइयाँ बंद कर दी थी ताकि पूनम के लिए किताबें आ सकें। उसने कई रातें भूखे पेट गुजारी ताकि पूनम को हॉस्टल में अच्छा खाना मिल सके। आज पूनम उस मुकाम पर थी जहाँ राम प्रकाश ने उसे देखने का सपना देखा था। लेकिन आज राम प्रकाश को यहाँ इस पार्टी में एक अजीब सा डर लग रहा था। पार्टी शबाब पर थी। रोहित की माँ यानी पूनम की सास श्रीमती सुलोचना देवी अपनी हाई सोसाइटी सहेलियों के साथ बैठी थी। सुलोचना देवी को हमेशा से ही अपनी रईसी का बहुत घमंड था। पूनम उन्हें पसंद तो थी, लेकिन वो एक बड़े पद पर थी और खूब कमाती थी। लेकिन पूनम के परिवार की गरीबी उन्हें हमेशा ही खटकती थी। राम प्रकाश ने सोचा कि अब जाकर बेटी और दामाद को आशीर्वाद दे दूं और चुपचाप निकल जाऊं। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। इसमें सोने की एक पतली सी चेन थी, जिसे खरीदने के लिए उसने पिछले 1 साल से ओवर टाइम किया था। वो हिम्मत करके भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वेटर ट्रे लेकर घूम रहे थे। राम प्रकाश की नज़र सिर्फ पूनम पर थी। अचानक जल्दबाजी में उसका कंधा एक वेटर से टकरा गया। वेटर के हाथ से जूस का एक गिलास छलक कर पास खड़ी सुलोचना देवी की महंगी शिफॉन साड़ी पर गिर गया। ओ माय गॉड! सुलोचना देवी चिल्लाई, अंधे हो क्या? दिखलाई नहीं देता? वेटर घबरा गया। सॉरी मैम, मेरी गलती नहीं थी, ये अंकल टकरा गए थे। सुलोचना देवी की आग बबूला नज़रें राम प्रकाश पर पड़ी। उन्होंने राम प्रकाश को ऊपर से नीचे तक देखा। घिसे हुए कपड़े और वो काले खुरदरे हाथ। उन्हें लगा ये कोई वेटर है या सफाई कर्मचारी। तुम लोग कैसे कैसे लोगों को अंदर आने देते हो? सुलोचना देवी ने होटल मैनेजर पर चिल्लाते हुए कहा। लुक एट हिम, फटे हाल कपड़े, गंदे हाथ, इसे पार्टी में घुसने किसने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। संगीत बंद कर दिया गया। सभी मेहमानों की नज़रें राम प्रकाश पर ही टिक गई। राम प्रकाश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो जमीन में गड़ जाना चाहता था। मैम, मैं तो बस। राम प्रकाश की आवाज़ काँप रही थी। बस क्या? चुप रहो। सुलोचना देवी का पारा 7वें आसमान पर था। मेरी 50,000 की साड़ी खराब कर दी। तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह भी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। कौन हो तुम? किसी ड्राइवर के रिश्तेदार हो या मुफ्त का खाना खाने आए हो? स्टेज पर खड़ी पूनम का दिल धक से रह गया। उसने देखा कि उसकी सास जिस बुजुर्ग को अपमानित कर रही है वो कोई और नहीं, उसके पिता है। रोहित भी हैरान था। उसने पूनम का हाथ पकड़ा।
राम प्रकाश ने अपनी कांपती उंगलियों से वो मखमली डिब्बी सुलोचना देवी की तरफ बढ़ाई। समदन जी, मैं पूनम का पिता हूँ। ये सुनते ही सुलोचना देवी को झटका तो लगा, लेकिन उनका अहंकार कम नहीं हुआ। अपनी सहेलियों के सामने अपनी इमेज बचाने के लिए उन्होंने और तीखा व्यंग किया। ओह, तो तुम हो पूनम के पिता। उन्होंने एक उपहास भरी हंसी हंसी। पूनम, मैंने तुमसे कहा था ना कि गेस्ट लिस्ट चेक कर लिया करो। अब देखो, तुम्हारे पिताजी ने यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर दिया। और ये हाथ, कम से कम किसी अच्छे साबुन से तो धोकर आते। छी, इनसे मिलाया भी तो कैसे जा सकता है। राम प्रकाश की आंखों से आंसू टपक कर उनके जूतों पर गिरे। उन्होंने धीरे से डिब्बी पास की मेज पर रखी और मुड़कर जाने लगे। उन्हें लगा कि उनका यहाँ होना उनकी बेटी की बेइज्जती का कारण बन रहा है। रुकिए पापा, एक आवाज़ गूंजी। ये पूनम थी। वो स्टेज से उतरकर लगभग दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई। उसने कसकर राम प्रकाश का हाथ पकड़ लिया। वही काला खुरदरा ग्रीस लगा हुआ हाथ। कहाँ जा रहे हैं आप? पूनम ने सिसकते हुए पूछा। बेटा, मैं चलता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राम प्रकाश ने नजरें झुकाकर कहा। पूनम ने पिता का हाथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें खींचकर हॉल के बीचों बीच ले गई, जहाँ झूमर की सबसे तेज रोशनी थी। उसने माइक अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में एक शेरनी जैसी दहाड़ थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पूनम ने बोलना शुरू किया। माफ़ कीजिएगा, पार्टी में थोड़ी रुकावट आई। मेरी सासू माँ को अब ये गलत फहमी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के हाथ गंदे हैं। सुलोचना देवी का चेहरा पीला पड़ने लगा। रोहित अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने पूनम को रोका नहीं। पूनम ने अपने पिता के दोनों हाथों को ऊपर उठाया ताकि सब देख सकें। गौर से देखिए इन हाथों को। पूनम की आवाज़ भर्रा गई। ये काले निशान गंदगी के नहीं हैं। ये वो निशान हैं जो मेरी तकदीर लिखने में पड़े हैं। जब मैं एसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करती थी, तब ये हाथ तपती धूप में गाड़ियों के इंजन खोल रहे होते थे। जब मुझे ब्रांडेड जूते चाहिए थे, तब इन हाथों ने गर्म तेल के छींटे सहे थे ताकि मेरी ख्वाहिशें पूरी हो सके। पूनम ने एक पल के लिए सांस ली और सुलोचना देवी की आंखों में सीधे देखा। माँ जी, आप कह रही थी कि आपकी साड़ी 50,000 की है। मेरे पिता ने अपना गैरेज, अपनी ज़मीन, अपना स्वाभिमान सब कुछ बेच दिया था ताकि मैं इस लायक बन सकूं कि ऐसी 10 साड़ियाँ रोज़ खरीद सकूं। ये जो ग्रीस और कालिख इन हाथों में रची बसी है ना, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे पवित्र चंदन से भी ज़्यादा कीमती है। अगर ये हाथ काले ना होते तो आज मेरा भविष्य इतना उजला ना होता। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छाया था कि सुई गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे। कई मेहमानों की आंखों में आंसू भी थे। पूनम ने पिता के सामने घुटनों के बल बैठकर उनके काले खुरदरे हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया और उन्हें चूम लिया। पापा, मुझे शर्म आती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन आपका कर्ज नहीं उतार पाई। और आज आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा नहीं, बल्कि घमंड महसूस हो रहा है। आप मेरी शान हैं। अगर किसी को आपके कपड़ों या आपके हाथों से दिक्कत है, तो उसे मेरी पार्टी से, मेरी ज़िंदगी से बाहर जाना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। पूनम का इशारा साफ था। सुलोचना देवी शर्म से पानी पानी हो गई थी। उन्हें अपनी छोटी सोच पर घिन आ रही थी। उनकी सहेलियां भी उन्हें हिकारत से देख रही थी कि तभी रोहित भी आगे आया। उसने झुककर राम प्रकाश के पैर छुए और उन्हें गले से लगा लिया। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, रोहित ने कहा। पूनम सही कह रही है। हम जिस महल में रहते हैं, उसकी नींव आपकी मेहनत की पसीने से जुड़ी है। आज से ये घर जितना हमारा है, उतना ही आपका भी है। राम प्रकाश जी रो पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से रोहित और पूनम के सिर पर हाथ रखा। सुलोचना देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनका घमंड अब टूट चुका था। उन्होंने राम प्रकाश के सामने हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। दौलत की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। आज आपकी बेटी ने मुझे सिखा दिया कि असली रईसी बैंक बैलेंस में नहीं, संस्कारों में होती है। राम प्रकाश ने सरलता से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं समदन जी, आप बड़ी हैं, माफ़ी मत मांगिए। बस मेरी बिटिया को प्यार दीजिएगा। उस रात पार्टी में सबसे खास मेहमान कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वो मैकेनिक था, जिसके मैले कोट पर उसकी बेटी के आंसुओं के निशान थे। उस रात सभी ने सीखा कि माता पिता के पसीने की बदबू में दुनिया के सबसे महंगे इत्र से भी ज़्यादा खुशबू होती है, त्याग की खुशबू। पूनम ने वो सोने की चैन अपने गले में नहीं, बल्कि अपनी कलाई पर बांधी, ताकि जब भी वो किसी पेपर पर साइन करे तो उसे याद रहे कि उस कलम को चलाने की ताकत उसे उसके पिता के उन्हीं काले हाथों ने दी है। दोस्तों, आज हम अक्सर अपनी आधुनिकता की दौड़ में अपने माता पिता के संघर्षों को भूल जाते हैं। हमें उनके पुराने विचार
उनके साधारण कपड़े या उनका रहन सहन शर्मिंदा करने लगता है। लेकिन याद रखिए, जिस पेड़ की छांव में हम आज सुकून से बैठे हैं, उसने ना जाने कितनी धूप सहकर खुद को जलाया है। माता पिता का सम्मान हमारी डिग्रियों से नहीं, हमारे व्यवहार से झलकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।